हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करेंगे C से। ओके, सो व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by substance by 1 mole of substance to increase its energy या its temperature, लिखो its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का जो कि 1 मोल सब्सटेंस है, उसकी एनर्जी को यानी कि उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमको सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज ए हीट कैपेसिटी। ठीक, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये होती है CV, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज CP। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या बोलेंगे? CP बोलेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर बोलेंगे इसको CV। ठीक है, CP और CV देखिए, CP जो होती है, CP इक्वल टू QP अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है, CP इक्वल टू QP अपॉन T। और CV जो होती है, CV इक्वल टू QV अपॉन T, दैट इज द फॉर्मूला दोनों के लिए। ठीक, अगर 1 मोल के लिए लिख रहे हैं तो इसको मोलर हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, यानी CM बोल सकते हैं इसको, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, तो Q इक्वल टू होता है मोलर हीट कैपेसिटी की कंडीशन में CM C इंटू M इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला हो गया। हीट सप्लाइड इक्वल टू हीट कैपेसिटी मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू डेल्टा T। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास CP और CV का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है गामा के। यहां से क्वेश्चन उठते हैं, इफ गामा, अगर गामा हमारा 1.67 है, देन ये क्या हो जाएगी? दैट विल बी मोनो एटॉमिक गैस। क्या हो जाएगी? मोनो एटॉमिक गैस हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू जो है 1.40 होती है, 1.40, तब ये हो जाएगी एक डाई एटॉमिक और लीनियर गैस। डाई एटॉमिक और लीनियर ट्राई एटॉमिक। लीनियर ट्राई एटॉमिक, यहाँ पर गैस जो है ये ट्राई एटॉमिक हो सकती है, लेकिन लीनियर। और अगर इसकी वैल्यू हो जाती है 1.33, तब यहाँ पर गैस हो जाएगी, लेकिन नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। ठीक, गैस। क्लियर बेटा, नोट हो गया? नोट कर लिया बेटा? ओके, इसके बाद फिर देखेंगे हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेस लॉ, कुछ याद है अंजलि? हेस लॉ क्या है? सर मुझे याद नहीं। हाँ,
नहीं आते। अच्छा कोई बात नहीं। एसेस लॉ ऑफ हीट समेशन भी इसको बोलते हैं, हीट समेशन। देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एनी प्रोसेस इज कंप्लीटिंग इन ए सिंगल स्टेप, ठीक, या ऐसा लिखो, अगर यहाँ पर हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है जो कि डी में डायरेक्टली बदल रहा है, ओके, तो इस प्रोसेस में जो उसकी एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन होगी, ओके, दैट विल बी इक्वल टू द, इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वेरियस स्टेप्स। यानी कि अगर यही रिएक्शन हमारी इन 3 स्टेप्स में हो, तब भी इसका जो हीट समेशन रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें H1 H2 H3, तो ये जो टोटल हीट रहेगी ये इक्वल हो जाएगी इस सिंगल प्रोसेस की हीट के। यानी प्रोसेस चाहे हमारा सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, चाहे कई सारे स्टेप में मिलाकर कंप्लीट हो, उसमें जो हीट चेंज रहेगी, एंथैल्पी चेंज रहेगी, वो हमेशा एक जैसी ही रहेगी। यानी डेल्टा HR will be equal to H1 plus H2 plus H3। यही है हेस लॉ है, हाँ, हेस लॉ। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगी इसकी, देखो अंजलि समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, क्या आ गई देखिए इसकी स्टेटमेंट, द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन is same whether whether reaction is taking place in single step or in various steps। ठीक है, रिएक्शन हमारी चाहे सिंगल स्टेप में हो रही है, चाहे कई सारे स्टेप में हो रही है, हमेशा जो हीट रहेगी वो हमेशा इक्वल होगी, ओके। यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज या बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब यहीं पर आ जाएगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी से रिलेट करता हूं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स सेम। यानी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कभी भी चेंज नहीं होती है, सेम बनी रहती है। ठीक है, अब देखेंगे एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंजेस। एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंजेस। तो पहले तो देखेंगे एंट्रोपी क्या होती है।
व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी मीन्स होता है बेटा रैंडमनेस। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। तो एंट्रोपी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी क्या हो गया? इज द randomness of any system। किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। ओके, तो अगर हम एंट्रोपी देखें तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, और लिक्विड से ज्यादा गैस में। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी जो होती है वो गैस की होती है। गैसेस हैज मोर एंट्रोपी। एंट्रोपी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे। एंट्रोपी जो होगी इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर। तो हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 आर। अब टी से टी कैंसिल हो गया, बचा लॉग एन मोल के लिए है तो यहाँ पर एन लगा लेंगे लॉग। अब वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज कहाँ से? वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक, ये हो जाती है आपकी एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन या फिर किलो जूल भी हो सकती है ना? हाँ, क्यू रिवर्सिबल क्या होता है? 2.303 RT NRT log V2 अपॉन V1। तो वही यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी है क्यू की। टी होता है तो टी से टी कैंसिल हो गया ना, यहाँ टी था ना, कैंसिल हो गया। हो गया बेटा? हाँ खुश, आज फिर तुम लेट आए 15 मिनट। खुश, आज आपने फिर लेट ज्वाइन किया बेटा। चलिए, नोट कर लिया आपने? नोट कर लो इसको। खुश हो गया बेटा? नोट कर लिया? हेलो खुश, नोट हो गया बेटा? जल्दी नोट कर लो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। खुश, माइक ऑन करो अपना। हाँ बोलो। मिटा दें? हो गया? आवाज तो आ रही थी, नोट नहीं आ रही। चलिए आगे चलते हैं।
हो गया बेटा, मिटा दें कुछ? हेलो? अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज। करे मिटा दें, हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं क्या था, समझा देती दोबारा। थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमने एंट्रोपी शुरू किया हुआ है। एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब होता है उथल पुथल, यानी कि जिस सिस्टम में जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसके तेजी से मूव करेंगे उसकी रैंडमनेस यानी उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसमें होगी? सबसे ज्यादा होगी गैस में, उसके बाद गैस में। लिक्विड में, उसके बाद फिर सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में। गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। अब अगर एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी होगी, एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज हम निकाल सकते हैं क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर करके। अब क्यू रिवर्सिबल जो होता है, हमने उस दिन बताया था आपको, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू होता है 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। ठीक। तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू रख दी, टी से टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1। ठीक। इसकी यूनिट जो होती है जूल पर केल्विन होती है। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? जूल पर जूल पर केल्विन। केल्विन। ठीक है, लिख लिया इतना बेटा? हम्म। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, है ना भाई? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप लोग क्लास मिस कर देते हैं, तो बीच में फिर कैसे समझ आएगा? चलिए आगे देखेंगे गिब्स एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस। पहले तो देखेंगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, देखो गिब्स एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम में जो फ्री एनर्जी होती है, जो ऐसी एनर्जी होती है जो कि मैकेनिकल वर्क कराने के लिए अवेलेबल होती है, जिससे हम मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं, उसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। ठीक। बात समझ आ गई? तो गिब्स एनर्जी क्या हो गई? सच एनर्जी ऑफ सिस्टम which is available to do mechanical work is gives free energy। गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक। गिव्स फ्री एनर्जी कहेंगे। और गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है, देखो इसको हम डिनोट करते हैं किससे? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। और गिव्स एनर्जी चेंज यानी कि कैपिटल जी, डेल्टा कैपिटल जी जो होता है, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। ठीक। यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द एंथैल्पी चेंज विद प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज। बात समझाई? इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? गिव्स फ्री एनर्जी कहलाती है। ठीक। ऐसा समझो कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी हो, क्या हो गई? एंथैल्पी हो गई। तो एंथैल्पी में से जितनी एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ाने में और उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जो यूज होती है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो जो बची हुई एनर्जी है वही क्या है? उसकी गिव्स फ्री एनर्जी कहलाएगी। वही मैकेनिकल वर्क कर पाती है। तो यानी कि अगर किसी भी सिस्टम के पास प्लस जी है, यानी कि गिफ्ट फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, तो वो क्या कर सकता है? मैकेनिकल वर्क कर सकता है। यानी कि वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? दैट प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। और अगर वो कम हो गई तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक। बात समझ आया? अब देखो यहाँ पर इसके लिए तीन सिस्टम है। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा जी, हाँ भाई जो डेल्टा एच है, जो उसकी टोटल एनर्जी है, कुछ तो कर रही होगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगेंगे। तो कुछ खर्चा ही होगी। बस नहीं? ठीक। अगर डेल्टा जी निगेटिव हुआ, तो डेल्टा जी निगेटिव का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस दी
प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप को, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। जो अपने आप प्रोसेस हो जाता है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गई तो प्रोसेस जो होगा हमारा, दी प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, यानी उसको करने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक, और अगर यहाँ पर डेल्टा जी सिस्टम के लिए 0 हो गया, इफ डेल्टा जी इज 0, इसका मतलब प्रोसेस हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम में है। कैसा है? द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि ना तो वो फॉरवर्ड जा रहा है ना तो बैकवर्ड जा रहा है, दोनों का रेट सेम है। ठीक, हमारा प्रोसेस जो है, हमारा सिस्टम जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है। ये केवल डेल्टा इसी का रिजल्टेंट तो आ रहा है। अगर डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव किसकी वजह से होगा? जब ये फैक्टर बड़ा हो गया। ठीक, ये फैक्टर बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसकी इंटरनल एनर्जी कम पड़ गई, तभी तो नेगेटिव हुआ। और अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव आए यानी कि इंटरनल एनर्जी उसकी ज्यादा है, रैंडमनेस कम। और अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर दोनों बराबर है, डेल्टा एच और डेल्टा एस बराबर है। हाँ, नेचुरल प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, मतलब ये सिस्टम की रैंडमनेस इतनी ज्यादा है कि वो अपने आप ही परफॉर्म कर रहा है। जैसे तुमने वो पंप को झटके से नीचे डाला, ठीक है, तो वो ऊपर मारता है ना अपने आप ही, तो क्या हो गया? दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे क्या कहते हैं वो कोयला है, तो कोयला जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन उसको इनिशिएट करने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद तो अपने आप जलता रहता है ना। बात समझे? जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन अगर नीचे से ऊपर भेजना है तो तुमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक, बात समझ आया बेटा? लिख लिया? खुश हो गया? अंजलि मिटाया बेटा? हो गया ये? यस सर। खुश? बोलो बेटा। अब देखेंगे हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। डेल्टा एच, डेल्टा टी, डेल्टा एस, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंथैल्पी, एंट्रोपी और फिर उसका रिजल्टेंट गिव्स एनर्जी कैसे वेरी करती। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या आ गया? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस कैसे मालूम करेंगे? अब इसके लिए हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। डेल्टा एच, टी डेल्टा एस, डेल्टा जी, ठीक, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर और लास्ट में नेचर ऑफ रिएक्शन के बीच में। ठीक, अब पहले देखेंगे अगर हमारे पास डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ गया, डेल्टा टी एस की वैल्यू जो है वो निगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है, डेल्टा टी एस की वैल्यू निगेटिव है, तो जो डेल्टा जी होगा वो पॉजिटिव होगा। कब? ऑल टेम्परेचर्स पर, सभी टेम्परेचर पर। ठीक, और ये अगर हमारा क्या हो गया, देखो निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, तो प्रोसेस हमारा कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, क्योंकि जब भी डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक,
अगला देखेंगे, अब अगर ये हमारा डेल्टा एच निगेटिव हुआ, डेल्टा एच इज नेगेटिव, टी डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कब? ऑल टेम्परेचर पर, ऑल टेम्परेचर पर। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। जो नहीं समझ आएगा कुछ पूछते जाना, अंजलि आप भी, ठीक है, और तुम भी भाई, है ना। चलो अगला, अगर तीनों पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये भी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा ये? लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई, ठीक। फिर अगर यहाँ पर ये निगेटिव हुआ तो निगेटिव किस पर हो सकता है? ये हाई टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये निगेटिव हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर अगर ये निगेटिव हुआ तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, ठीक। फिर अगर इसके बाद हमारे पास ये तीनों चीजें निगेटिव हो जाती हैं, यानी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, कब होंगी ये? लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर। तो अगर ये निगेटिव हुआ तो निगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। और अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव किस पर होगा? हाई टेम्परेचर पर। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमारी रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक, टेनियस। बात समझ आई बेटा? तो ये आपकी टोटल कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन है ये टोटल। क्लियर बेटा? अंजलि, लोकुश, Yes, sir. लोकुश कंफर्म है? बोलो भाई, कुछ तुम ही से पूछ रहे हैं। कुछ इसका काम क्या रहेगा? इसका काम, इसका काम ये रहेगा कि हाँ। जैसे उसने क्वेश्चन में दे दिया कि इफ इंथैल्पी इज पॉजिटिव, ठीक है, एंट्रोपी इज नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, द प्रोसेस विल बी, अब उसने दे दिया वहां पर ऑप्शन बनाकर, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम या नन ऑफ दीज, तो उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना रहेगा। बात समझाई बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। पहली बात तो ये समझ के रखिए कि अगर ये पॉजिटिव हो गया, डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, तो वहां रिएक्शन हमेशा कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस हो गई। तो जब आपको ये दोनों वैल्यू याद हो गई तो आपको केवल इस पर ध्यान देना है, ठीक है, इसी पर आप ध्यान देते चले जाइए। केवल यहाँ पर तो देखो दोनों में तो सेम है, यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर ध्यान देना है कि लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है, हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर सब चीज निगेटिव है तो लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक। इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर याद रखना है, समझना है, ठीक है। हो गया बेटा? खुश, बोलो भाई। हाँ, याद है? माइनस साइन वाली लो लो टेम्परेचर पर रहेगी, हाँ, और डिफरेंट साइन वाली नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। चलिए आगे देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एब्सोल्यूट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि ऐसा सॉलिड जो कि पूरी तरह से क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी दैट एंट्रोपी विल बी जीरो। क्या कहती है, द एंट्रोपी ऑफ एब्सोल्यूट क्रिस्टलाइन solid is always zero। ठीक, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर रैंडमनेस जीरो होनी चाहिए। ठीक है, कब, एट जीरो टेम्परेचर, एट जीरो टेम्परेचर। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उनका वाइब्रेशन तेज होता जाएगा और उनकी रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। हाँ, क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द टी प्लेस्ड इन द थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ। टी प्लेस्ड इन thermoflask is example of A option, that is open system, B option closed system, C option isolated, and D option none। थर्मस बताओ भाई। देख थर्मस जो है, थर्मोफ्लास्क, अंजलि। सर आइसोलेटेड। वेरी गुड, क्योंकि वहां पर ना तो आप मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही हीट का। ठीक, तो क्या हो गया इसका आंसर, आइसोलेटेड। थर्मोफ्लास्क का क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक, चलिए बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं आएंगे, एक दो ही ऐसे आएंगे फिर सिंपल और अगर आए तो। ठीक, अगला देखो, द रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स ऑफ द एक्सटेंसिव एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। क्वेश्चन कह रहा है द रेस्पेक्टिव एग्जांपल ऑफ extensive and intensive properties are। मतलब जो पहला एग्जांपल होगा वो एक्सटेंसिव का होना चाहिए और दूसरा इंटेंसिव का होना चाहिए। जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से आपको पहचाना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, पहले एक्सटेंसिव आनी चाहिए, बाद में इंटेंसिव आनी चाहिए। एग्जाम यहाँ पर जो दे रहे हैं ऑप्शन। ठीक, अब इसमें आ रही है एंथैल्पी और दूसरा दे रहा है इसने एंट्रोपी। बी ऑप्शन, एंट्रोपी पहले दे दिया इसने, एंट्रोपी, और यहां दे दिया इसने एंथैल्पी। ठीक, एंथैल्पी यहाँ पर भी नहीं लगाया हमने। सी ऑप्शन दे रहा है इसने, देखिए एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, एंट्रोपी और टेम्परेचर, एंड डी ऑप्शन इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, टेम्परेचर
एंड एंट्रोपी। ठीक, चलिए बताओ भाई अंजलि। सर मेरे शायद है, मेरा सी ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। अच्छा पहले ये बताओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? सर इंटेंसिव तो वो होती है जो सिर्फ मैटर पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, और एक्सटेंसिव होती है तो जो दोनों पे करती है। एक्सटेंसिव जो है डिपेंड करेगी अमाउंट पर कि नहीं करेगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और नॉट। पहले तो ये सर बताइए। करती है, सर करती है अमाउंट पर। फिर 10 लिखा है, हैं? ये 10 टेम्परेचर, लिखा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर टी अच्छा टेम्परेचर। शॉर्ट फॉर्म है टेम्परेचर। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर से अमाउंट हाँ का कोई मतलब नहीं होता है ना, लेकिन एंट्रोपी का मतलब होता है। चलिए अगला। एंट्रोपी मीन्स। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। अभी तो बताया एंट्रोपी, एस मतलब रैंडमनेस, जितना ज्यादा उथल किस पुथल में? होगी सिस्टम में। अच्छा अच्छा। ठीक, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics। ठीक, क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू डब्ल्यू। सेकेंड ऑप्शन डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा एच। थर्ड ऑप्शन इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और फोर्थ ऑप्शन इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वर्क। बताओ भाई क्या होगा? सर लास्ट वाला। ये डिवाइडेड है, ध्यान रखना। बताओ भाई कुछ हम्म, बोलो, अक्कड़ बक्कड़। नहीं। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सी। सी इज राइट। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो भी हीट आपने सप्लाई की इंटरनल एनर्जी में, वो चली गई उसकी हीट को इंक्रीज करने में और वर्क करने में, वर्क कराने के लिए। ठीक है, हम्म, तो जाए तो सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन। सर जहाँ तक कि सी ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जहां पर इत्तेफाक से आपको दो तीन क्वेश्चन मिल गए सी वाले, लेकिन ऐसा ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, हाँ। एट ऑल द टेम्परेचर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। देखो आ गया क्वेश्चन। एट ऑल द टेम्परेचर्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस।
इफ रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, कब? क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा एस इक्वल टू नेगेटिव। टेम्परेचर के बाद क्या लिखा है? टेम्परेचर रिएक्शन आर एक्शन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ। ठीक। थर्ड ऑप्शन है डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा एस ऑल्सो नेगेटिव। फोर्थ ऑप्शन डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। बताओ भाई, अभी लिखा आपने। कैसे? स्पॉन्टेनियस कब होती है? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? अभी लिखा है, देखो जरा नोट्स में अपने। सभी लोग ऑल टेम्परेचर पर बात कर रहा है। ये डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। बताओ भाई बाकी लोग, अंजलि, खुश, क्या होना चाहिए? गिव्स एनर्जी। अब इसी से तो डिसाइड होगा। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ये ऑल टेम्परेचर पर, पहले तो ऑल टेम्परेचर वाले ही लिखाए थे दोनों, पता नहीं। अंजलि ने फोर्थ बोला हुआ है। खुश, तुम बताओ भाई, खुश तुम बताओ। ऑल टेम्परेचर पर तो देखो अभी हमने दो बताया था, है ना? एक तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, और वो ऑप्शन कौन सा है? यही है, फोर्थ वाला। फोर्थ सही है। फोर्थ ठीक। बात समझ आई बेटा? डेल्टा एच माइनस बीई नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इससे पूछा है वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू 200 कैलोरी ऑफ हीट इज। वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू 200 कैलोरी ऑफ हीट इज। देखो कैसा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन देखिए, वर्क डन आगे कहाँ गया भाई? वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू 200 कैलोरी इज। ओके, 200 कैलोरी के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कैलोरी ऑफ हीट इज।
ऑफ हीट इज, ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है, देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज 83.68 83.68 जूल, ऑप्शन बी 836.8 जूल, सी ऑप्शन it is 0.836 जूल, और डी ऑप्शन that is 8.36 जूल। अंजलि इसको सिर्फ बताइए। वर्क डन corresponding to 200 calorie of the heat, कितना वर्क होगा इतनी हीट के लिए? तो W इक्वल टू क्यू भी होता है, W इक्वल टू क्यू, फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू 836.8 आएगा। 836.8। हाँ, क्योंकि किसमें दिया है? ये जूल में दिया हुआ, ठीक। और अगर किलो जूल हो जाता है तो 0.83 हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारा ये वाला। अरे सर, हाँ बोलो। वर्क डन इज कोरस्पॉन्डिंग हाँ टू 200 कैलोरीज है। हाँ, 200 कैलोरी ऑफ द हीट इज, कैसे निकला? अभी बताया हमने कि Q जो होता है वो W के बराबर होता है, और W होता है तुम्हारा PV के बराबर, और PV इक्वल टू RT भी होता है, RT, ठीक। तो R की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है Q पर, बात सुनिए। अब यहाँ ये सब जो वैल्यू दी है किसकी दी है? R की वैल्यू ही दी है। तो जूल में R की वैल्यू कितनी होती है? 836.8। यहाँ पे हीट की वैल्यू भी जूल में आती है बेटा, हीट तो हीट जूल की में वैल्यू भी जूल में। हीट की सर वैल्यू हम भी, कैलोरीज को भी तो जूल में कर सकते हैं कन्वर्ट। हाँ वहां से भी कर सकते हो, कैलोरी को भी आप जूल में कन्वर्ट कर लोगे। तो 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? अच्छा, तो 200 कैलोरीज कितने जूल के बराबर होगी? उसका हाँ आंसर बी है। हाँ। सर 1 कैलोरी तो 4.184 होती है। 1 पॉइंट सर कितना? 4.184 4.184 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू जूल, ठीक है। तो यहाँ से इसने 200 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी निकल आएगा। या फिर दूसरा आइडिया जो आपको बताया, आर की वैल्यू से भी आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। 4.184 है वैल्यू, हाँ 1 कैलोरी। 4.184 जूल और हो गया। आंसर भी 836.8 है। हाँ यही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसे ऐसे ही निकालते, एक कैलोरी को जितना देखो उससे इंटू करके। डायरेक्टली निकाल लो, और क्या। ठीक है। चलिए अगला पूछ रहा है, एंट्रोपी डिक्रीजेस इन। अगला क्वेश्चन है, एंट्रोपी डिक्रीजेस इन, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीजेस इन। अब प्रोसेस क्या क्या दिया हुआ है एंट्रोपी डिक्रीज का? पहला दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। नंबर बी, that is the melting of ice, melting of ice। C, ये एंथैल्पी डिक्रीजेस इन है।
हाँ, किसमें एंथैल्पी, जो एंथैल्पी होगी डिक्रीज होगी बताना। वेपराइजेशन ऑफ कैम्फर, वेपोराइजेशन ऑफ कैम्फर, और डी क्या आ गया, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सुक्रोज फ्रॉम सोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में सुक्रोज क्रिस्टल बनती है। हाँ, रेंडमनेस डिक्रीज होनी चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ कि आयरन सॉलिड है और उसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि कैसा बन गया, वो रस्ट बन गया। तो सॉलिड है लेकिन उतना सॉलिड पहले जितना ही रहा ना। लेकिन तब भी ये मेल्टिंग ऑफ हाई सरफेस और देखो ध्यान से, अंजलि बताइए खुश। सर डी ऑप्शन शायद से, क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सुक्रोज फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से क्रिस्टल बन रहा है। क्रिस्टल मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल मतलब सॉलिड बन रहा है। तो सॉलिड अगर वो बन रहा है तो लिक्विड से सॉलिड में क्या होती है, एंट्रोपी कम होती है। बाकी सब में देखो वेपराइजेशन, यानी कि कैम्फर जो है वो वाष्प बन गया, वेपर बन गया, बढ़ गई रेंडमनेस। मेल्टिंग ऑफ हमें आइस, इसमें ये दिखाना है, इवेपोरेशन बतानी है किसमें ज्यादा डिक्रीज होगी, किसमें आपको ज्यादा बताना होगी। बेटा रेंडमनेस किसमें सबसे कम हो रही, ये बतानी है। एंट्रोपी कम होने का मतलब रेंडमनेस डिक्रीज होना। तो रेंडमनेस किसमें कम हो रही है, जो सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है